हेलो स्टूडेंट्स। सो नाइन्थ चैप्टर के लिए हम लोग अब लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे फॉर एमसीक्यूज। रीड द 21st क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज इक्वल टू आइदर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया है। अच्छा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब जिसका R1 एंड R2 सेम है, दोनों बाजू का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा। सो इट मीन्स कि अगर मैं R1 को पॉजिटिव R लेता हूँ, R2 इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, सो नेगेटिव R ले सकता हूँ, एंड द फोकल लेंथ इज सेम एज R। सो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। स्टूडेंट्स, इस तरह के सम्स आपने आगे भी किए हुए, पहले दो पार्ट में भी हमने देखे थे कि अगर हमें दो रेडियस सेम होते थे एंड इफ वी आर गेटिंग फोकल लेंथ इक्वल टू दिस मच, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता है, राइट। लेट अस वेरीफाइड मैथमेटिकली। देखो यहाँ पे फोकस आपको F इज इक्वल टू R दिया है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, 1/f यानी n माइनस वन इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। R1 की जगह पॉजिटिव R, R2 की जगह नेगेटिव R पुट अप करो एंड देन सॉल्व फॉर इट। ठीक है, R और F सेम है, सो नाउ सब्स्टिट्यूट F हियर एंड सॉल्व दिस, you will get n equal to 1.5. See the next 22 number, students. A ray of light experience minimum deviation by the equilateral prism P. If two prisms Q and R are made of same material as that of P and are arranged as shown, the ray of light will now experience how much deviation? अच्छा, डायमेंशन सेम है, मतलब कि ये तीन प्रिज्म आइडेंटिकल है, प्रिज्म एंगल भी तीनों का सेम है। अब स्टूडेंट्स देखो, जब भी आप प्रिज्म कंबाइन करते हो, आपका टोटल डेविएशन जो है वो तीनों प्रिज्म के डेविएशन का एडिशन होना चाहिए, राइट ना। दिस विल बी द टोटल डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? जब भी लाइट कोई भी से के मीडियम से पास होता है तो उसके एक्चुअल पाथ से अगर मान लो वो थोड़ा बेंड हो जाता है, प्रिज्म के केस में क्या होता है, इस तरह से थोड़ा बेंडिंग हो जाता है उसका, एंड फिर इस तरह से हमें बाहर की तरफ लाइट मिलती है। तो एक्चुअल पाथ से जो भी उसका पाथ डेविएट होता है उसको बोलते हैं डेविएशन। अब अगर दो प्रिज्म आप इन्वर्टेड वे से इस तरह से पुटअप करते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितना डेविएशन फर्स्ट प्रिज्म क्रिएट करता है उतना ही सेकंड करता है, बस उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। प्रिज्म में क्या होता है, हमेशा डेविएशन बेस की तरफ होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रिज्म को ऐसे रखोगे तो लाइट रे जो भी पास होगा वो कौन सी तरफ बेंड करेगा, टुवर्ड्स द बेस। सो अल्टीमेटली अगर इसका डेविएशन डेल्टा है तो सेकंड का डेविएशन होगा माइनस डेल्टा, थर्ड का होगा अगेन प्लस डेल्टा। आप तीनों का ऐड करोगे तो टोटल हमारा आंसर तो डेल्टा ही आएगा, राइट। सो हमारा तीन प्रिज्म की वजह से टोटल डेविएशन इट विल बी सेम एज ड्यू टू P या Q या फिर ड्यू टू R। ठीक है, कोई भी किसी भी के जैसा ले सकते हो, तीनों का डेविएशन इनफैक्ट सेम ही होता है। तो दो प्रिज्म एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, नेट डेविएशन सिर्फ एक का मिलता है, ठीक है। सी द 23rd number now. The refractive index of the four media as shown in the figure are N1, N2, N3 and N4. AB is the incident and D is the emergent ray. Now these two rays are parallel to each other. Then which of the following is true? तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करना है। अच्छा, आपको यहाँ पे बोला गया है कि ए बी एंड डी ई दोनों पैरेलल है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मेरा एंगल आई है तो ये सेम एंगल से इमर्ज हो रहा होगा, तभी तो ये दोनों रेज पैरेलल हुए। ओके, कंसीडर दिस एंगल एज R1। सो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी हमारा R1 ही होगा। सिमिलरली इफ दिस एंगल इज R2 तो ये एंगल भी R2 रहेगा। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ऑल द इंटरफेस। चलो पहले फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो बिटवीन दिस टू इंटरफेस। आपको मिलेगा N1 sin I, दिस इज इक्वल टू N2 sin R1। ये फर्स्ट इंटरफेस पे मिलता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स R1 आएगा, ठीक है, फ्रॉम दिस sin I इज इक्वल टू sin R1।
सिमिलरली सेकेंड और थर्ड इंटरफेस के बीच में स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो वी विल गेट n2 sin r1 इज इक्वल टू n3 sin r2 एंड आप यही चीज़ थर्ड और फोर्थ इंटरफेस के बीच अप्लाई कर दो सो यू विल गेट n3 sin r2 that is equal to n4 sin I. This is the third condition. Compare these three. You will get n1 sin I is same as n4 sin I. ठीक है, सो कंपेयरिंग ऑल द थ्री हमें मिलेगा n1 is same as n4. So correct answer is option D. The 24th. Tube length of astronomical telescope is 105 and magnifying power is 20. So no, what is the focal length of the objective lens? So students, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है टेलीस्कोप में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस. तो यू नो दैट कि जो हमारी इमेज बनती है ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस जनरली वो इमेज इस तरह से सेट करते हैं कि इमेज आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर आए. सो ये डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल होता है. सो हियर वी कैन से दैट कि आवर ट्यूब लेंथ इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई विच इज 105 सेंटीमीटर. ऑल्सो आपको गिवन है कि मैग्नीफाइंग पावर 20 है. अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर इट इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई फॉर द टेलीस्कोप, यानी कि एफ ओ 20 टाइम्स एफ ई रहेगा. सब्सटीट्यूट दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड वी विल सॉल्व फॉर एफ ई. ठीक है ना, 20 एफ ई प्लस एफ ई, दिस इज 105. सो यू विल गेट FE that is equal to 5 सेंटीमीटर. तो आई पीस का अगर आपको फोकल लेंथ मिल गया है तो अब आप ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. जस्ट सब्सटीट्यूट 5 एंड यू विल गेट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एज 100 सेंटीमीटर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. 25th, the top sky looks blue in the morning hours because अच्छा, यहाँ पे ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. मॉर्निंग में ब्लू दिखता है, इसका रीजन ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड राइट होती है. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रेली स्कैटरिंग इज इनवर्सली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा. सो जितना आपका वेवलेंथ स्मॉलर रहेगा उतना ही वो ज़्यादा स्कैटर करेगा. तो कंपेयर टू अदर कलर्स, जनरली ब्लू कलर का और उससे स्मॉलर वेवलेंथ के कलर वॉयलेट या इंडिगो का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है. तो एज द ब्लू कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट, सो आपको मॉर्निंग में स्काई ब्लू दिखता है. नेक्स्ट इज 26, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द लाइन्स इन वन प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर इन फोकस while those in the other plane are out of focus is called what? Okay students, ये क्वेश्चन भी थियोरेटिकल है. द करेक्ट आंसर इज एस्टिग्मेटिज्म. देखो स्टूडेंट्स, एस्टिग्मेटिज्म किस तरह का डिसऑर्डर होता है आई में. नॉर्मल आई में क्या होता है कि हमारा जो कर्वेचर है कॉर्निया का, ठीक है, और लेंस का कर्वेचर दोनों ही मैच करते होते हैं. बट इन एस्टिग्मेटिज्म ये कर्वेचर मैच नहीं करता. ठीक है, आइदर इन से कि एक्स डायमेंशन, ये वर्टिकल एक डायमेंशन में, या फिर इन अदर डायमेंशन. कर्वेचर अगर मैच नहीं करता है तो हमारा फोकस जो है वो थोड़ा प्रॉपर नहीं हो पाता है एंड आपको क्लियर विजन नहीं मिलता. आपको विजन जो होता है एस्टिग्मेटिज्म पर, उस पर्सन को कुछ इस तरह का विजन दिखता है. सो यहाँ पे यही पूछा है कि अगर मान लो डिफेक्ट ऑफ विजन में एक लाइन प्रॉपर फोकस पे है, मतलब एक प्लेन में पर्सन प्रॉपर फोकस ऑब्टेन कर सकता है लेकिन अदर प्लेन में वो प्रॉपर फोकस नहीं कर सकता, तो कौन सी डिफेक्ट होगी. तो यहाँ पे नियर या फार साइटेडनेस का प्रॉब्लम नहीं है उसको, उसका जो कर्वेचर है उसमें एक्चुअली कुछ डिफेक्ट है. सो द प्रॉब्लम इज एस्टिग्मेटिज्म. नेक्स्ट 27th में, द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर गिवन टू अस and it is a simple microscope. So when an image of an object is obtained at infinite distance, magnification is what? So our image is at a very large distance. यहाँ पे नॉर्मल हमारा जो नियर पॉइंट है नॉर्मल विजन का वो 25 सेंटीमीटर पे है, यानी आपका D 25 सेंटीमीटर पे लिया जाएगा.
Now you know that magnification is equal to d by f in a simple microscope. So we can say it is 25 by 10. Yeah, it is equal to 2.5. So correct answer is option B. See 29th number. Two thin prisms are given to us and combined they produce the dispersion without any deviation. मतलब अगर इसका डेविएशन जो भी प्रोड्यूस हो रहा होगा ये उसका जस्ट नेगेटिव डेविएशन प्रोड्यूस करेगा. सो डेविएशन हमारा रिजल्टेंट डेविएशन कुछ भी नहीं है. ठीक है, रिजल्टेंट डेविएशन आपका 0 है. तो यहाँ पे प्रिज्म 1 का एंगल 4 और सेकंड का 3 डिग्री दिया हुआ है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म इज 1.54 गिवन टू अस. सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है. नाउ यू नो डेविएशन for a prism that is equal to a into n minus 1. तो फर्स्ट प्रिज्म के लिए और सेकेंड प्रिज्म के लिए डेविएशन तो सेम है. सो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट प्रिज्म का एंगल लिखता हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट प्रिज्म रहेगा एंड सेम आई कैन से हियर a2 इंटू n2 माइनस 1. अब यहाँ पे आपके पास a1 ऑलरेडी है 4 डिग्री का, a2 3 डिग्री का गिवन है. ठीक है, दिस इज A1 and A2 prism angle. Refractive index N1 is given to us. एक खाली N2 find करना है. So substitute the value and get your answer. Substituting the values, you are getting this. Solving N2 आपको मिलेगा 1.72. So correct answer is option A. Next. A spherical convex surface separates an object and image spaces of refractive index 1 and 1.5 respectively. Radius of curvature is 25. So its power is dash. Okay, देखो एक इस तरह का कॉन्वेक्स सरफेस आपको दिया हुआ है. ये सपोज करो कि यहाँ पे एयर मीडियम है. ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया है. जो अदर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. The radius of curvature R is given as 25. आपको पूछा गया पावर कितना है. अच्छा देखो, फोकस फाइंड करोगे तो पावर मिल जाएगा. ठीक है ना, यू नो दैट के P इज इक्वल टू 1/f. तो पहले हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना होगा. नाउ फॉर दैट यू शुड नो दिस फॉर्मूला फॉर अ सिंगल रिफ्रैक्टिव सरफेस n1 अपॉन u. आपका अगर मान लो ये मीडियम में ऑब्जेक्ट आपने रखा है, यहाँ पे कहीं पे आपका इमेज डिस्टेंस है. ठीक है, सो यू कैन से हियर माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v. दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r. नाउ u को आपको यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो v हमारा एट f मिलेगा, फोकस पे मिलेगा. सो टेक u एज इंफिनिटी एंड v विल बी फॉर्म्ड एट f. सो यहाँ पे ये टर्म आपका 0 हो जाएगा. ठीक है ना, 1 बाई इंफिनिटी इज 0. सो यू विल गेट n2 बाई f. दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 यानी कि 1.5 माइनस 1 बाई r विच इज अगेन 25 सेंटीमीटर. आप n2 को भी यहाँ पे डिवीजन में लेके जाओ. सो सॉल्विंग सब्स्टिट्यूटिंग n2 एज 1.5 एंड सॉल्विंग दिस आपका आंसर आ रहा है 0.0133. और हाँ, क्योंकि आपने r को सेंटीमीटर में लिखा था, ये आंसर आपका सेंटीमीटर इनवर्स होगा. इफ़ यू वांट योर आंसर इन डायोप्टर तो ये फोकल लेंथ आपको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, सो मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻². यहाँ पे so 1/f is 1.33 meter inverse. Now 1/f is the value of power. So power is also equal to 1.33 meter inverse यानी कि diopter होता है. So from the option correct answer is option D. Next students, the last one. The light ray is incident at an angle of 30 degree with normal on a 3 centimeter thick plane slab of refractive index n equal to 2. The lateral shift of the incident ray is what? So यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है.
सराउंडिंग मीडियम एयर होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो n1 विच इज़ 1, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस से थीटा 1 30 डिग्री का है, तो रिफ्रैक्टिव जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा अंदर वो थीटा 2 जितना है, एंड सामने जो हमारा इमर्जेंट एंगल होगा अगेन वो इंसिडेंट के जितना ही आता है, दैट इज थीटा 1। आपका जो लैटरल शिफ्ट है वो ये x, ठीक है। ग्लास स्लैब का थिकनेस अगर t के जितना है, ठीक है, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें 3 सेंटीमीटर जितना थिकनेस दिया हुआ है। आपको स्टूडेंट्स लैटरल शिफ्ट की फॉर्मूला याद रखनी है, x इज इक्वल टू टी साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2। थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, थीटा 2 अंदर रिफ्रैक्शन का जो एंगल है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन से आपको पता है थीटा 1 कितना है, यू ऑल्सो नो व्हाट इज थिकनेस। थीटा 2 डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब मालूम है, तो आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करके इस पॉइंट पे आप लोग थीटा 2 फाइंड कर सकते हो। से अप्लाई द स्नेल्स लॉ, you will get n1 sin 30, this is equal to n2 sin theta 2। so now 1 times यहाँ पे 1 by 2, this is equal to 2 into sin theta 2, so sin theta 2 that is equal to 1 by 4 होगा, and theta 2 will be approximately 14.5 degree। now once you know this, अब आप लोग इसे इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज, और x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 3 मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ थिकनेस को, तो मेरा ये जो लैटरल शिफ्ट है वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा यूनिट में। हियर साइन 15.5 डिग्री ये बनेगा, एंड फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसका वैल्यू 0.27 आता है। कॉस 14.5, अगेन इट्स वैल्यू इज 0.97। सॉल्विंग दिस आपको मिलेगा 0.8350 सेंटीमीटर। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस वेर द एमसीक्यूज फॉर चैप्टर 9। इन सब एमसीक्यूज को स्टूडेंट्स आप एक बार प्रैक्टिस करना, ट्राई ये करो कि पहले बिना देखे आप खुद क्वेश्चन देख के सॉल्व करो, एंड देयर आफ्टर लुक फॉर द सॉल्यूशंस। आगे भी मैं दूसरे चैप्टर्स के इसी तरह एमसीक्यूज पुटअप करता रहूँगा, ठीक है। जस्ट रिवाइज करो स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज को, आपको लगभग सारे टाइप के फॉर्मूलाज और आपको चैप्टर के रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट फॉर डू इट योरसेल्फ, एक बार सॉल्व करने के बाद सेकंड टाइम भी इन सब एमसीक्यूज को रिवाइज करो। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय ऑल ऑफ यू।